नमस्कार साथियों। यूट्यूब चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार हम आज 12वीं कक्षा के हिंदी साहित्य मंदाकिनी के एक महत्वपूर्ण एकांकी और ऐतिहासिक एकांकी भोर का तारा का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह के जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आप तक पहुंच सकें। और वैसे भी भोर का तारा एकांकी न केवल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार, बल्कि हर एक स्टेट या CBSE, NCERT तमाम तरह के कोर्सेज में ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एकांकी चलती है। तो चलिए हम एकांकी का परिचय करें और फिर मूल पाठ को पढ़ेंगे। थोड़ा सा पाठ बड़ा है, चूँकि गद्य खंड है तो जहाँ पर चर्चा अपेक्षित होगी वहाँ पर हम चर्चा करेंगे। बाकी पूरे पाठ का वाचन किया जाएगा और वो भी बड़े इत्मीनान के साथ। चलिए देखते हैं पाठ परिचय में। भोर का तारा, यहाँ से ही आप ध्यान रख लेना कि भोर का तारा एक ऐतिहासिक एकांकी है। इसका कथानक, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, गुप्त वंश के अंतिम प्रतापी शासक स्कंदगुप्त के शासन से संबंधित है। उज्जैनी गुप्त साम्राज्य की वैभवपूर्ण नगरी थी। शेखर इसी नगरी का एक प्रतिभावान व भावुक हृदय कवि है, जो हृदय सृष्टि के अनुपम सौंदर्य में डूबा रहता है तथा इसकी पूर्ति वह नारी अर्थात अपनी प्रेयसी छाया में देखता है। कौन? कवि। और वो कवि शेखर जो है उसके संदर्भ में जिक्र किया गया है, जो उज्जैन या उज्जैनी नगरी का प्रतिभावान और सहृदयी या भाविक कवि है। छाया से विवाह के बाद वह प्रेम सौंदर्य में लीन हो जाता है तथा छाया के अपूर्व सौंदर्य में डूबकर भोर का तारा नामक रचना करता है। और ये जो भोर का तारा रचना है, ये अद्भुत रचना वह राजा को भेंट करना चाहता है, किंतु अचानक राजनीतिक स्थिति में विस्फोट होता है। हूण शासक जो तोरमान है वो तक्षशिला पर आक्रमण कर देता है। राजे के लिए ये संकट की घड़ी थी। माधव इस समय राजकवि शेखर से उसकी वाणी मांगता है। शेखर अपने प्रेम व सौंदर्य के जगत को त्याग कर, देखिए छाया का और उसका जो प्रेम होता है वो एक प्रकार से व्यक्तिगत प्रेम होता है, और वो राष्ट्रभक्ति में किस प्रकार से तब्दील होता है। वो अपने राजधर्म के निर्वाह हेतु भोर का तारा को अग्नि भेंट करता है तथा लोक मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जगाने व बलिदान की प्रेरणा देने निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो एकांकी है, जिनके कथानक है, पात्र है, कथोपकथन या संवाद है, बहुत शानदार और मार्मिक ढंग से उकेरे गए हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि ये न केवल एक परीक्षा के लिहाज से, बल्कि मंदाकिनी के जितने भी हमने गद्य खंड पढ़े हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ताल्लुकात रखते हैं, हमारे जीवन को भी प्रेरित करने वाले हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों को न केवल हम पढ़ने के या परीक्षा के लिहाज से, अपितु अपने जीवन में ढालने के लिहाज से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए जगदीश चंद्र माथुर की एक महत्वपूर्ण एकांकी भोर का तारा को शुरू करते हैं। पात्र की बात करें कि इस एकांकी में पात्र कौन है, तो शेखर
जो कि उज्जैन या उज्जैनी का कवि है। माधव जो गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी है और वो कवि शेखर का मित्र भी है। और छाया जो शेखर की प्रेयसी है और बाद में पत्नी भी बन जाती है। अब आप देखिए, कवि शेखर का गृह, शेखर कवि है, सब वस्तुएं अस्त व्यस्त। बाईं ओर एक तख्त पर एक मेली फटी हुई चादर बिछी है, उस पर एक चौकी भी रखी है और लेखनी इत्यादि भी। और ऐसा कवि के घर में देखा जाता है आमतौर पर। इधर उधर भोजपत्र बिखरे हुए पड़े हैं। एक तिपाही भी है जिस पर कुछ पात्र रखे हुए हैं। पीछे की ओर खिड़की है। बायां दरवाज़ा अंदर जाने के लिए है और दायां बाहर आने के लिए। दीवारों में कई आले या ताक है जिनमें दीपदान या कुछ और वस्तुएं रखी है। शेखर कुछ गुनगुनाते हुए टहलता है या कभी तख्त पर बैठ जाता है। जान पड़ता वह संलग्न है, तल्लीन मुद्रा। जो कुछ वह कहता है उसे लिखता भी जाता है, यानी कि उनके मन के जो भावोद्रेक होते हैं, न केवल वो बोलता है अपितु उसको लिपिबद्ध भी करता जाता है। अंगुलियां आतुर तुरत पसार, खींचते नलपीठ को छोर। ये दोबारा कहता है और फिर लिख देता है, टंगा जिसमें जाने किस ओर स्वर्ण कर्ण। पूरा करने के प्रयास में तल्लीन है। इतने में बाहर से माधव जो है वो प्रवेश करता है। सांसारिक अनुभव और जानकारी उसके चेहरे से प्रकट है। द्वार के पास खड़ा होकर वह थोड़ी देर तक कवि की लीला देखता रहता है और उसके बाद माधव है वो चिल्लाता है या पुकारता है, शेखर। शेखर सुनता भी नहीं है और एक पंक्ति लिखकर, स्वर्ण कर्ण प्रिय हो रहा नियार। तो माधव दोबारा पुकारता है, शेखर। शेखर चौंक जाता है, कौन? ओहो, माधव। माधव बोलता है, क्या कर रहे हो शेखर? शेखर कहता है, यहाँ आओ माधव, यहाँ बैठो। तुमने भोर का दारा या भोर का तारा देखा है कभी? माधव, हाँ, क्यों? शेखर जवाब देता है, भोर के तारे के संदर्भ में कैसा अकेला सा एकटक देखता रहता है, जानते हो? नहीं जानते। बात यह है कि एक बार रजनी बाला अपने प्रियतम प्रभात से मिलने चली, गहरे नीले कपड़े पहनकर जिसमें सोने के तार टंके थे। जो ही निकट पहुंची त्यों ही लाज की आंधी आई और बेचारी रजनी को उड़ा ले चली। यानी कि प्रभात के आने के वक्त रजनी या रात्रि का पटाक्षेप हो जाता है। माधव प्रभात अकेला रह गया। शेखर बोलता है, नहीं। उसने अपनी अंगुलियां पसार कर उसके नीले पट का छोर नीचे खींच लिया। जानते हो, ये भोर का तारा है। उसी छोर में टंका हुआ है सोने का कण, एक टक प्रियतम प्रभात को निहार रहा है। क्यों? माधव बताता है, बहुत ऊंची कल्पना है। लिख चुके क्या? शेखर कहता है, अभी तो और भी लिखूंगा। बैठा ही था कि इतने में तुम आ गए। माधव बताता है, और तब तुम्हें ध्यान हुआ कि तुम धरती पर ही बैठे थे, आकाश में नहीं। मुझे कोस तो नहीं रहे हो शेखर? शेखर कहता है, क्यों? माधव कहता है, तुम्हारी परियों और तारों की दुनिया में मैं मनुष्यों की दुनिया लेकर आ गया। शेखर बताता है, कभी कभी तो मुझे तुम में भी कविता दिख पड़ती है। माधव, मुझ में? तुम अटखेलियाँ करना भी जानते हो। शेखर, कविता तो कोमल हृदयों की चीज़ है। मुझ जैसे कामकाजी राजनीतिज्ञों और सैनिकों के तो छूने भर से मुरझा जाएगी। हम लोगों के लिए तो दुनिया की और भी उलझनें बहुत हैं। यानी कि
हम राजनीतिज्ञ हैं या सेना से ताल्लुकात रखते हैं या कूटनीतिज्ञ हैं, और कविता और हमारा किसी भी प्रकार का संबंध हो ही नहीं सकता, ऐसा माधव बताता है। शेखर कहता है, माधव तुमने कभी ये भी सोचा है कि इन उलझनों से बाहर निकलने का मार्ग हो सकता है? माधव कहता है, और हम लोग करते ही क्या है, रात दिन मनुष्यों की उलझनें सुलझाने का ही तो उद्योग करते रहते हैं। शेखर कहता है, यह तो नहीं करते। तुम राजनीतिज्ञ और मंत्री लोग बड़ी सादगी के साथ अमीरी, गरीबी, युद्ध और संधि की समस्याओं को हल करने का अभिनय करते हो, परंतु मनुष्य को इन उलझनों के बाहर कभी नहीं लाते। कभी इसका प्रयत्न करते हैं, पर तुम उन्हें पागल। माधव कहता है, कभी तुम उलझनों से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते, तुम उन्हें भूलने का प्रयास करते हो। तुम सपना देखते हो कि जीवन सौंदर्य है, और हम जानते रहते हैं और देखते हैं कि जीवन कर्तव्य है। देखिए, माधव ने इस प्रकार से फर्क कवि और राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ के संदर्भ में निकाला है। शेखर कहता है, मुझे तो सौंदर्य ही कर्तव्य जान पड़ता है। मुझे तो जहाँ सौंदर्य दिख पड़ता है वहाँ कविता दिख पड़ती है, वहीं जीवन दिखाई पड़ता है। माधव, तुमने सम्राट के भवन के पास राजपथ के किनारे उस अंधी भिखमंगिन को देखा है? माधव बताता है, हाँ। शेखर कहता है, मैं उसे सदा भीख देता हूँ। जानते हो क्यों? माधव कहता है, क्यों? दया सजन का भूषण है। शेखर कहता है, दया हूँ। मैं तो उसे इसलिए भीख देता हूँ क्योंकि उसमें एक कविता, एक लय, एक कला झलकती है। उसका गहरा झुर्रियोंदार चेहरा, उसके कांपते हुए हाथ, उसकी आँखों के बेबस गड्ढे, उसकी झुकी हुई कमर। माधव, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो किसी शिल्पी ने उसे इस सांचे में डाला। फिर आप आगे देखेंगे। माधव कहता है, खड़े होकर शेखर पर शरारत भरी आंखें गड़ाए हुए शेखर टाट में रेशम का पेबंद क्यों लगाते हैं? ऐसी कविता तुम्हें किसी देवी की प्रशंसा में करनी चाहिए थी। शेखर बताता है, किस देवी की? यानी कि किस देवी की प्रशंसा में मैं कविता करता? माधव कहता है, ये तो उसके पुजारी से पूछो। शेखर बताता है, मैं तो नहीं जानता किसी पुजारी को। माधव, अपने को आज तक किसी ने जाना है शेखर? शेखर, सच बताओ, तुम छाया को प्यार करते हो? शेखर बताता है, कितनी बार पूछोगे? माधव कहता है, बहुत प्यार करते हो। शेखर बताता है, माधव, मेरे जीवन की 2 साधनाएं हैं। देखिए कौन कौन सी? पहली है छाया का प्यार और दूसरी है कविता। ये शेखर बताता है। और माधव कहता है, और छाया? शेखर कहता है, हम दोनों नदी के किनारे हैं। यानी कि माधव के जवाब में शेखर और छाया दोनों नदी के किनारे है, जो एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं पर मिल नहीं सकते। माधव कहता है, सुनो शेखर, नदी सूख भी तो सकती है। शेखर बताता है, नहीं माधव, उसके भाई देवदत्त से किसी तरह की आशा करना व्यर्थ है। मेरे लिए तो उनका हृदय सूखा हुआ है। तो जो देवदत्त है वो छाया का भाई है। फिर आप देखें, माधव बताता है, क्यों? शेखर कहता है, तुम पूछते हो क्यों? तुम भी तो सम्राट स्कंदगुप्त के दरबारी हो, और देवदत्त एक मंत्री है सम्राट स्कंदगुप्त के, जो कि स्कंदगुप्त गुप्त वंश के प्रतापी शासक उज्जैनी पर राज्य चलाते हैं। भला एक मंत्री की बहन का एक मामूली कवि से क्या संबंध है? माधव बताता है, मामूली कवि? शेखर, तुम अपने को मामूली कवि समझते हो? शेखर कहता है, और क्या समझो, राजकवि? माधव बताता है, सुनो शेखर, तुम्हें एक खबर सुनाता हूँ।
शेखर बताता है खबर। माधव कहता है हाँ, मैं कल रात को राजभवन गया था। फिर शेखर कहता है इसमें तो कोई नई बात नहीं, तुम्हारा तो काम ही ये है, क्योंकि आप हमेशा आया जाया करते हैं। लेकिन माधव कहता है नहीं, कल एक उत्सव था, स्वयं सम्राट ने कुछ लोगों को बुलाया था, गाने हुए, नाच हुए, दावत हुई। एक युवती ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। सम्राट तो उस गीत पर रीझ गए, अर्थात प्रश्न हो गए। शेखर कहता है आखिर तुम ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो माधव? माधव बताता है कि इसलिए कि सम्राट ने उस गीत बनाने वाले का नाम पूछा, पता चला कि उसका नाम था शेखर। शेखर कहता है क्या? माधव कहता है अभी तो और सुनो। उस युवती ने सम्राट से कहा कि अगर आपको ये पसंद है तो इसके लिखने वाले कवि को अपने दरबार में बुलाइए। अब कल से वह कवि मार आज अधिराज सम्राट स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जाएगा। शेखर कहता है कि मैं? माधव, श्रीमान क्या आप ही का नाम शेखर है? शेखर कहता है मैं जाऊंगा सम्राट के दरबार। माधव, सपना तो नहीं देख रहे हो? माधव बताता है सपने तो तुम देखा करते हो, लेकिन अभी मेरा समाचार पूरा कहाँ हुआ है। शेखर कहता है कि हाँ, वह युवती कौन है? माधव कहता है कि अब यह बताना होगा, तुम भी बुद्धू हो, क्या इसी बूते पर प्रेम करने चले थे? शेखर कहता है ओहो छाया, तुम कितने अच्छे हो। अब देखिए यहाँ तो व्यक्ति से प्रेम परिलक्षित हो रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि जब एकाकी अपने अंतिम पायदान पर होती है तब व्यक्तिगत प्रेम जो है वो राष्ट्र प्रेम की ओर किस प्रकार से उन्मुख होता है, ये एकाकी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बनता है। अब आप आगे देखो। माधव कहता है और सुनो। सम्राट ने देवदत्त को आज्ञा दी है कि वह तक्षशिला जाकर वहाँ के क्षत्रप वीरभद्र को दबाएं। आज देवदत्त के साथ मैं भी जाऊंगा, उनका मंत्री बनकर, समझे? शेखर, तो क्या सच ही छाया ने कहा? सच ही। माधव बताता है शेखर, 8 दिन बाद आर्य देवदत्त और मैं तक्षशिला चल देंगे। उसके बाद छाया कहाँ रहेगी भला बताओ तो? शेखर बताता है माधव, इतना भाग्य, इतना विश्वास नहीं होता। माधव कह रहा है कि न करो विश्वास, लेकिन भले मानस, छाया क्या इस कूड़े में रहेगी? बिखरे हुए कागज, टूटी चटाई, फटे हुए वस्त्र। शेखर, लापरवाही की सीमा होती है। शेखर, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ? माधव, और फिर? शेखर कहता है मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की, संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोद में समेटने वाले बादलों के टुकड़ों, सुबह को आकाश के कोने में टिमटिमाने वाले तारों की। माधव बताता है एक चीज रह गई। शेखर, क्या? माधव कहता है जिसे तुम वृक्षों के नीचे दिन में फैली देखते हो। शेखर बताता है वृक्षों के नीचे? माधव बोलता है जिसे तुम दर्पण में झलकती देखते हो। शेखर, दर्पण में? माधव कहता है जिसे तुम अपने हृदय में हमेशा रखते हो। शेखर बोलता है छाया। माधव भी बोलता है छाया। इस तरह से पहला अंक जो पूरा होता है, जहाँ शेखर के घर पर माधव, जो कि उनका मित्र है, चर्चा ही नहीं करता है बल्कि छाया उनसे प्रेम करती है, ये शेखर को बताया जा रहा है। दूसरा अंक देखिए आप, उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन, जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ और साफ है, दीवारों पर कुछ चित्र खींचे हुए हैं, कोने में धूपदान भी है, सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है, बराबर में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं।
दूसरी ओर एक पीढ़ा है जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। दीवार के भाग पर एक अलगनी है, अलगनी जहाँ कपड़े वगैरह टांगे जाते हैं, जिस पर कुछ धोतियाँ इत्यादि टंगी है। ये छाया के भाई देवदत्त के घर का या महल का या भवन का भौतिक आवरण बताया गया है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की सब वस्तुएं ठीक ठाक स्थान पर संभाल कर रख रही है, साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी पीठ द्वार की ओर है, दरवाजे की ओर है। अपने कार्य और गान में इतने संलग्न है कि बाहर पैरों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अब गीत चलता है। प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान। पवन की परम सलील की लहर नृत्य में हो जाती लयमान। सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूल उठता चिड़ियों का गान। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण। प्यार की है क्या पहचान। और इस बीच शेखर आता है और गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद छाया जैसे ही शेखर को देखती है, ओ शेखर, छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है? छाया कौन सी? शेखर बताता है एक बहुत सुंदर सी। छाया कहती है सुने कैसी कहानी है? शेखर बताता है एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर निछावर था। रोज़ सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता था, नई और सुंदर कविता। छाया बोलती है हूँ शेखर, परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया बोलती है क्या? शेखर कहता है कवि अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था, ये उनकी कमी थी। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। छाया बोलती है राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ? शेखर कहता है नहीं। उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात का तीसरा पहर होते ही राजा वेश बदल कर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। छाया बोलती है उसके बाद? तो शेखर बताता है उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर सुरीला स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया कहती है फिर? शेखर बताता है फिर क्या? राजा महल को लौट आया और उसके बाद उसने कवि से कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि वह सुबह ही क्यों कविता सुनाता था। भला बताओ तो क्यों नहीं पूछा? छाया बताती है बताऊं? शेखर बोलते हैं हाँ। छाया कहती है कि राजा को ये मालूम हो गया था कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? शेखर कहता है छाया तुम? छाया बताती है वह गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं? उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, झूठी कहानी। और बताऊं? उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढाले, गले में उसके फूलों की माला थी, माथे पर। शेखर लेकिन छाया तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती? तुम तो मेरी कविता हो। छाया क्या कहती हैं? प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। ये पंक्ति
बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कथन किसका है, या कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है छाया का कथन है। शेखर कहता है क्या मतलब तुम्हारा। तब देखिए कितना अच्छा जवाब कि छाया का जवाब महत्वपूर्ण है। कविता तुम्हारे सोने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहला भी करें। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, जब कविता नीरव हो जाती है, तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती है और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। शेखर कहता है कि छाया तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया बोलती है क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसा छोड़कर न चले जाओगे। शेखर कहता है लेकिन छाया मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ। छाया कहती हूँ मैं नहीं मान सकती। तो शेखर बताता है कि सुनो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टानें थोड़ी ही है। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊँगा, उस दिन मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊँगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊँगा, मेरी कविता मर जाएगी। छाया कहती है नहीं शेखर, मैं मर जाऊँगी किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी। शेखर मेरी कविता। छाया आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे भी छिपा रखा था। छाया रहने दो, तुम ऐसा भेद और ऐसी कहानियाँ सुनाया ही करते हो। फिर शेखर बताता है नहीं, अच्छा तनिक उस दुसाले को उठाओ, उसके नीचे कुछ है, उसे खोलो। क्या है। छाया बोलती है ओहो, मुझसे छिपकर। शेखर छाया तुम्हें याद है उस दिन कि जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था। फिर आप अगले पेज पर देखिए। छाया उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर। उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी, उसी दिन तो हम और तुम। शेखर हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था, आज वह समाप्त हो गया। छाया कहती शेखर ये हमारे प्रेम की अमर कृति है, कविता भोर का तारा। शेखर कहता है उसे यहाँ लाओ। भोर का तारा। छाया ये काव्य बड़ी लगन का फल है, कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा, उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया वर्षों बाद दुनिया पढ़ेगी कविकुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा। हा हा हा। इसके बाद छाया जो है वो बोलती है शेखर 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 क्यों छाया, क्या हुआ तुमको। छाया कहती है शेखर। शेखर बोलता है कहो। छाया आगे कहती है शेखर तुम इसे संभाल कर रखोगे ना। शेखर बताता है बस इतनी सी ही बात। छाया बोलती है शेखर मुझे डर लगता है कि कहीं यह नष्ट न हो जाए, कोई इसे चुरा न ले जाए और फिर तुम। शेखर बोलता है हाँ 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 पगली, ऐसा क्यों होने लगा, सोचने से ही डर गई। छाया तुम्हारे लिए तो आज प्रश्न होने का दिन है, बहुत प्रश्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी हैं और तुम
जानती हो तुम कौन हो? तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन और उज्जैनी के सबसे बड़े कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैनी का कवि। हैं। क्यों छाया? छाया तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी हैं। शेखर बहुत सुखी। और अचानक बाहर कोलाहल होता है। घोड़े की टाप की आवाज़। शेखर और छाया छिटक कर चैतन्य खड़े हो जाते हैं। शेखर ज्यों ही द्वार की ओर आगे बढ़ता है, प्रश्न करता है, कौन है? इस बीच शेखर और छाया देखते हैं कि माधव आ रहा है। शेखर कहता है, माधव तुम यहाँ कहाँ? माधव, शेखर, छाया कुछ देर बाद बड़े प्रयत्न और कष्ट के साथ बोलता है, मैं तुम दोनों से भीख मांगने आया हूँ। छाया बोलती है, भीख मांगने? तक्षशिला से? माधव कहता, हाँ मैं तक्षशिला से ही आ रहा हूँ। जहाँ तक कैसे आप आया ये मैं नहीं जानता। यात्रा के दिन कैसे बीते यह भी मैं नहीं जानता। ये जानता हूँ कि आज गुप्त साम्राज्य संकट में है और हमें घर घर भीख मांगनी पड़ेगी। शेखर, गुप्त साम्राज्य संकट में है, ये क्या कह रहे हो माधव? माधव, शेखर, पश्चिमोत्तर सीमा पर आग लग चुकी है और जो हूणों का सरदार तोरमान है वो भारतवर्ष पर बढ़ आया है। छाया कहती है, तोरमान? माधव बताता है, उसने सिंधु नदी को पार कर लिया है, उसने अम्बी राज्य को नष्ट कर दिया है, उसकी सेना तक्षशिला को पैरों तले रौंद रही है। छाया कहती है, तक्षशिला? माधव उसी स्वर में, सारा पंचनद आज उसके भय से कांप रहा है। एक के बाद एक गांव जल रहे हैं, हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है। शीघ्र सारा ही आर्यावर्त पीड़ितों के हाहाकार से गूंजने लगेगा। शेखर, छाया, मैं तुमसे मांगता हूँ, नई भीख मांगता हूँ, सम्राट स्कंदगुप्त की, साम्राज्य की, देश की इस संकट में मदद करो। देखो बाहर जनता उमड़ रही है। शेखर, तुम्हारी वाणी में ओज है, तुम्हारे स्वर में प्रभाव, तुम अपने शब्दों के बल पर सोई आत्माओं को जगा सकते हो, युवकों में जान फूंक सकते हो। आज साम्राज्य को सैनिकों की आवश्यकता है। शेखर, अपनी ओजमयी कविता के द्वारा तुम गांव गांव जाकर वह आग फैला दो जिससे हजारों और लाखों भुजाएं अपने सम्राट और अपने देश की रक्षा के लिए शस्त्र हाथ में ले। कवि, देश तुमसे ये बलिदान मांगता है। छाया, माधव 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 देखिए छाया, उन्होंने कहा था मेरे प्राण क्या चीज़ है, इसमें तो सहस्रों मिट गए और सहस्रों को मिटना है, मेरे प्राण क्या चीज़ है। उसने कहा था ये आपके देवदत्त जो कि छाया के भाई है, उसने कहा था। शेखर, किसने? माधव कहता, आर्य देवदत्त ने अंतिम समय। छाया, माधव माधव तो क्या भैया? माधव बताता है, उन्होंने वीर गति पाई है। छाया, तक्षशिला से 40 मील दूर विद्रोही वीरभद्र की खोज में वह हूणों के दल के निकट जा पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि वीरभद्र हूणों से मिल गया है। उसके 20 सैनिक आगे हूणों में फंसे हुए थे। वे तक्षशिला लौट सकते थे और अपने प्राण बचा सकते थे, परंतु एक सच्चे सेनापति की भांति उन्होंने अपने सैनिकों के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और मुझे तक्षशिला और पाटलिपुत्र को चेतावनी देने के लिए भेजा। मैं आज। छाया, शेखर बोलती है और उसके बाद छाया, माधव तुमने तो मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। और इस बीच आगे एक स्वर सुनाई देता है,
नकार पे डंक का बजा है, तू शस्त्रों को अपने संभाल, बुलाती है वीरों की तुरही, तो उठ कोई रास्ता निकाल। माधव छाया, मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, प्रभात तो अब होगा। शेखर तो अब तक भोर का तारा था, अब ये प्रभात का सूर्य होगा। और इस तरह से छाया धीरे धीरे अपना मस्तक उठाती है, पर्दा गिर जाता है और भोर का तारा नामक जो बहुत ऐतिहासिक एकांकी है वो पूरी होती है। लेकिन इसमें हमने देखा कि शुरू में माधव, छाया या शेखर, या जो समझे शेखर और छाया का जो प्रेम है वो दोनों तक सीमित है और कभी भी अपने प्रेम में लीन है। कभी कोई स्त्री में कविता दिखती है, प्रेम और सौंदर्य दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप होन सरदार तोरमान के आक्रमण को देखते हैं और किस प्रकार से कवि भोर का तारा लिखते लिखते या प्रेम परक कविता लिखते लिखते राष्ट्र परक कविताएं लिखने लगता है, वो एक राष्ट्र के लिए या किसी भी देश के लिए या किसी भी कवि के द्वारा किया गया राष्ट्र के प्रति त्याग या राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की सोई हुई चेतना को जगाने के प्रति कवि में किस प्रकार से एक ओज या वीर रसात्मक गुणों की क्षमता होती है, वो उस देश के या उस क्षेत्र विशेष के युवाओं में जागृति पैदा कर सकती है। शेखर उस पर खरा उतरता है। तो ऐतिहासिक कहानी एकांकी जो शुरू में तो व्यक्तिगत प्रेम पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका जो अंतिम चरण है वो राष्ट्र प्रेम की ओर उन्मुख हो जाता है। इस तरह से भोर का तारा एकांकी पूरी होती है। बहुत अच्छी एकांकी, आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ज़्यादा इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाई देखने को नहीं मिलती है और फिर अच्छी एकांकी की यहीं तक समाप्ति होती है। चलिए फिर अपन मिलेंगे एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक लेंगे आपसे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।